हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर नज़र दिस साइड। तो आज हम डिस्कस करेंगे पैथोलॉजीज रिलेटेड टू एक्स डिसेंट वेव्स एंड वाई डिसेंट वेव। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रीवियस लेक्चर्स में ये बता रखा है मैंने कि जेवीपी के जो वेव फॉर्म होते हैं उसमें जो वेव्स हैं ए, सी, वी, एक्स और वाई वो कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं, और पैथोलॉजीज रिलेटेड टू ए, सी एंड वी वेव वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं एक्स डिसेंट वेव का पैथोलॉजी जो इससे रिलेटेड होता है, जो एक्स वेव को चेंज करेगा। तो वो पैथोलॉजी सब डिस्कस करेंगे। पहले तो ये लिख लेते हैं एक्स डिसेंट वेव प्रीवियस वीडियोस के अकॉर्डिंग कि एक्स डिसेंट वेव रिप्रेजेंट किसको करता है। तो एट्रियल रिलैक्सेशन रिप्रेजेंट करता है एक्स वेव, और इसी दौरान ध्यान से देखोगे तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा होता है, एज अंडरस्टूड। बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर तुम्हारा एट्रिया रिलैक्स कर रहा है तो उसी वक्त तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसी वक्त वेंट्रिकल रिलैक्स करता है। तो एक्स डिसेंट वेव का बेसिक फंडा एट्रियल रिलैक्सेशन है। तो इसका ये मतलब हुआ कि एक्स डिसेंट वेव जेवीपी को फॉल कराता है। जाहिर बात है प्रेशर फॉल होता है जब एट्रियल रिलैक्सेशन होता है। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि दो पैथोलॉजीज हमें देखनी है कंपेयर करके कि एक्स डिसेंट के साथ वो क्या करती हैं। एक पैथोलॉजी ऐसी होती है जिसमें हार्ट के पेरिकार्डियम पे, ये पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। अब ये तुम्हारा हार्ट है, ये राइट एट्रिया है और ये राइट वेंट्रिकल है, ऐसे समझो। तो हार्ट के सराउंडिंग में एक फाइब्रस एक लेयर होती है, शीत होती है, ठीक है, जो उसको कवर करती है, उसका नाम होता है पेरिकार्डियम। ठीक, और हार्ट और पेरिकार्डियम के बीच में फ्लूइड होती है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। तो नॉर्मली पेरिकार्डियल फ्लूइड बहुत माइन्यूट वॉल्यूम में होती है, 50 ml 60 ml में होती है। वो उसका काम होता है लुब्रिकेशन का, दैट्स इट। लेकिन ऐसी कंडीशन जिसमें ये फ्लूइड पैथोलॉजिकली इंक्रीज कर जाए, तो जब ये वॉल्यूम इस फ्लूइड का इंक्रीज करेगा तो एक फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगी पेरिकार्डियम और हार्ट के बीच में। ठीक, उसी को बोलते हैं पेरिकार्डियल एफ्यूजन बोलते हैं बेसिकली। तो जब पेरिकार्डियल फ्लूइड बढ़ जाता है पैथोलॉजिकली तो उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल एफ्यूजन। ठीक, अब हमें फंडा ये समझना है कि जिस वक्त एक्स वेव बन रही होती है तो उस वक्त एट्रिया तो रिलैक्स कर रहा होता है, लेकिन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है। अब मुझे ये बताओ, ये जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गई है ये भी तो प्रेशर डालेगी हार्ट पर। ठीक, तो एक तरह से ये देखा जाए कि राइट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ बढ़ गया है, क्योंकि पहले तो सिर्फ मस्कुलर वॉल प्रेस करती थी, अब फ्लूइड भी प्रेस कर रही है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का ये इंक्रीज हो गया। ठीक, तो ध्यान से ये देखोगे तो मुझे ये मालूम है कि एक्स डिसेंट एक्स वेव के वक्त एट्रियल रिलैक्सेशन होता है। तो एट्रियल रिलैक्सेशन हो ही रहा है इस कंडीशन में, लेकिन इसके साथ साथ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया है। इसका ये मतलब हुआ कि एक्स वेव प्रोमिनेंट हो गई है, या और एग्जैजरेट हो गई है।
तो अगर मुझे इसको वेव फॉर्म में दिखाना हो तो ये नॉर्मल वेव होता है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। तो ये हो गया ए सी वी, ये हो गया एक्स और वाई। मैं ये कह रहा हूँ कि एक्स वेव प्रोमिनेंट हो जाता है इस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्सेस हैं जो एक्ट कर रही हैं, जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं, वो एक्स वेव को बढ़ा रही हैं। तो एक्स वेव को बढ़ा दोगे तो ये तुम्हारा ऐसे था, चेंज होने के बाद ये और डीप हो जाएगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि नया ग्राफ ऐसा दिखेगा। इसी को बोलते हैं एक्स वेव प्रोमिनेंट। ये रहा एक्स वेव, ठीक। और इसी कंडीशन का नाम होता है, ये अगर स्लो प्रोग्रेस करे तो पेरिकार्डियल फ्यूजन होगा, और अक्यूट प्रोग्रेशन हो अगर तो इसको बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनाड। ठीक। तो एक्स डिसेंट प्रोमिनेंट हो जाता है कार्डियक टेम्पोनाड में। अब नेक्स्ट पैथोलॉजी देखेंगे जिसमें एक्स डिसेंट इफेक्ट होता है। उस पैथोलॉजी में कुछ ऐसा है कि अगर ये आपका राइट एट्रिया है, ये राइट वेंट्रिकल है, और मैंने अभी बताया ये पेरिकार्डियल वो होती है, मेम्ब्रेन होती है, ठीक, पेरिकार्डियम होता है। तो ये इस पैथोलॉजी में ना पेरिकार्डियम थिक हो जाता है, फाइब्रोस हो जाता है, कैल्सिफाइड हो जाता है, और ये हार्ट के साथ मूव नहीं होता, ठीक। तो कैल्सिफाइड हो जाता है, फाइब्रोस हो जाता है क्या, पेरिकार्डियम। तो मोबिलिटी जो मोटिलिटी है, जो मूवमेंट है पेरिकार्डियम की, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक। तो बेसिकली थिक पेरिकार्डियम, ठीक। अब सिर्फ वही हमें फिर वही फंडा लगाना है, ये राइट एट्रिया हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ठीक। अब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा क्योंकि एक्स डिसेंट में मुझे मालूम है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये तो रिलैक्स कर रहा है, ये हो ही रहा है, ये चीज़ ऑलरेडी हो रही है, ठीक। लेकिन वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है, ठीक। तो ये जो थिक पेरिकार्डियम है ये भी इसको पुश करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक। और इसके बीच में ये स्पेस गायब हो जाती है क्योंकि ये थिक हो जाता है, तो ये इसके साथ फ्यूज हो जाता है, मसल वॉल के साथ फ्यूज हो जाता है पेरिकार्डियम फाइब्रोसिस की वजह से। तो इस वजह से जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो थिक पेरिकार्डियम है वो भी उसको पुश कर रही होती है, एक हार्ड लेयर है वो भी उसको प्रेस करती है। तो फिर से वही बात हो गई कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया, तो ओवरऑल ये इक्वेशन बढ़ गई, तो बढ़ गई तो एक्स डिसेंट बढ़ गया, प्रोमिनेंट हो गया। तो नॉर्मली तो ये ग्राफ होता है, ये ए हुआ, सी और वी, और ये एक्स और वाई, चेंज होके क्या हो जाएगा, ये और प्रोमिनेंट हो जाएगा। तो प्रोमिनेंट होने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेगा, ये ए हो गया, सी हो गया, वी हो गया, और ये वाई नीचे हो गया, ये और नीचे चला जाएगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम, इस कंडीशन का नाम होता है कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, तो हमने अब तक दो पैथोलॉजीज एक्स डिसेंट की देख ली, एक होता है कार्डियक टेम्पोनाट, एक होता है कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। दोनों केसेस में हमने एक्स डिसेंट देखा कि प्रोमिनेंट हो जाता है, और दोनों ही मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं कि किस वजह से ये
प्रोमिनेंट वेव हो जाती है। बेसिक फंडा ये याद रखना है कि एक्स डिसेंट का ये मतलब हुआ कि फॉल इन प्रेशर, क्योंकि हमें ये मालूम है कि ये डाउन लो प्रेशर वेव है एक्स वेव। तो प्रेशर लो होना राइट एट्रिया में तभी होगा जब ये एट्रिया रिलैक्स करेगा, और दोनों ही पैथोलॉजीज में राइट एट्रिया रिलैक्स करता है। राइट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का ये मतलब हुआ कि ब्लड सारा पंप होके बाहर चला गया। ठीक, वॉल्व में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे वॉल्व्स आर गुड एंड वेल। दिक्कत यहाँ पे है कि ये जब पंप करेगा ना तो इसका बहुत ज़्यादा फोर्स हो जाता है, चाहे वो कार्डियक टेम्पोनाड हो चाहे कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो, फोर्स बढ़ जाता है और वो सारा ब्लड पंप आउट हो जाता है पल्मोनरी आर्टरी से। तो वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से क्या होता है कि राइट एट्रिया में प्रेशर, ब्लड अपने आप क्या कहते हैं फॉल होने लगता है, तो जल्दी खाली हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, तो सारा ब्लड राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में फॉल करेगा, तो राइट एट्रिया का प्रेशर और फॉल हो जाएगा। इसलिए मैंने दोनों केसेस में कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस और कार्डियक टेम्पोनाड में एक्स प्रोमिनेंट लिखवाया है और समझाया है। फॉल हो जाता है प्रेशर, तुम ये मत सोचना कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया है तो प्रेशर बढ़ गया है तो एक्स डिसेंट कम हो जाएगा, नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक वैक्यूम क्रिएट हुआ कि ब्लड सारा और जल्दी फॉल हो जाए राइट वेंट्रिकल में, तो उस वजह से ये प्रेशर राइट एट्रिया में और ड्रॉप हो गया, और ज़्यादा ड्रॉप होने की वजह से एक्स डिसेंट प्रोमिनेंट हो जाता है। तो एक्स वेव हम इसलिए पढ़ते हैं कि एक्स डिसेंट प्रोमिनेंट हो जाता है कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में। अच्छा, अब हम अगली वेव देखेंगे वाई डिसेंट। वाई डिसेंट रिप्रेजेंट करता है अर्ली डायस्टोल, और यहाँ पे वो वेव आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक, अर्ली डायस्टोल का ये मतलब होता है कि जब ये एट्रिया पंप करके ब्लड राइट वेंट्रिकल में ले आएगा, ठीक, तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है तो ये धीरे धीरे ब्लड इसमें भरता है, तो ये ब्लड भरता है तो ये धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा होता है। ठीक, क्योंकि हमें ये मालूम है कि एट्रिया से जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा होता है वो पैसिव फिलिंग से होता है 70%, तब धीरे धीरे राइट वेंट्रिकल रिलैक्स होना शुरू करता है। तो जब वो धीरे धीरे रिलैक्स करना शुरू करता है वो स्टार्टिंग टाइम होता है रिलैक्सेशन का, इसलिए उसका नाम पड़ गया अर्ली डायस्टोल। फिर एंड में जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है और 30% ब्लड भी भेज देता है, तब एक पूरी तरह डायस्टोल डायलेशन हो जाता है वेंट्रिकल का, उसको लेट डायस्टोल बोलते हैं। तो फंडा ये समझ के रखना कि अर्ली डायस्टोल होता क्या है। अब हम ये देखते हैं कि कौन सी कंडीशंस वाई डिसेंट को चेंज कर सकती हैं या अफेक्ट करती हैं। वही कंडीशन उठा लेते हैं जिस कंडीशन में फ्लूइड ठीक है, कार्डियक टेम्पोनाड में जब राइट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, रिलैक्स स्टार्ट होगा, रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको अर्ली डायस्टोल बोलूंगा। ठीक, लेकिन ये जो फ्लूइड हो गई है एक्यूमुलेट, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये प्रेशर डालती है वेंट्रिकल पर उल्टे, तो रिलैक्स होने नहीं देती। तो रिलैक्स होने नहीं दे रही है तो फिर वाई डिसेंट पे तो असर पड़ेगा। तो जो वाई वेव होती है वो डिमिनिश हो जाती है, या वाई वेव ब्लंट कहो, ब्लंट हो जाती है या डिमिनिश हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वाई वेव तो तभी हो रहा था जब ये रिलैक्स करना शुरू हुआ था। ठीक है, वाई वेव बनता ही डायस्टोल की वजह से, तो जब ये रिलैक्स पूरी तरह से नहीं हुआ तो वाई वेव भी पूरी तरह से नहीं बनेगी, तो इस वजह से कार्डियक टेम्पोनाइड में वाई वेव डिमिनिश हो जाती है या ब्लंट हो जाती है। दूसरी पैथोलॉजी देख लेते हैं। जो ये एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है, तो इसके चारों तरफ ये जो पेरिकार्डियल लेयर है ये फ्यूज हो गई है मसल लेयर से, तो फाइब्रोस हो गई है और थिक हो गई है। ठीक है, तो जब राइट वेंट्रिकल रिलैक्स होना शुरू करता है तो पहले तो जगह मिल जाती है रिलैक्स होने के लिए, थोड़ी जगह मिलती है और जाके टकरा जाता है फाइब्रोस थिक लेयर से, पेरिकार्डियम से। ठीक है, तो कोई ये पूछे कि अर्ली डायस्टोल
हो गया उसको, लेकिन लेट डायस्टोल की जगह नहीं मिली, क्योंकि जब इसने पैसिव फिलिंग की तो पैसिव फिलिंग की वजह से अर्ली डायस्टोल तो हो गया, थोड़ी सी जगह मिल गई रिलैक्स होने के लिए वेंट्रिकल को, लेकिन थिक और फाइब्रोस्ड पेरिकार्डियम की वजह से जब कॉन्ट्रैक्ट करता है एट्रिया तो जो 30% फिलिंग हो जाती है उसको जगह नहीं मिलती और रिलैक्स होने की, तो लेट डायस्टोल तुम्हारा गिर जाता है। तो ऐसा लगता है कि अर्ली डायस्टोल बढ़ गया है। अर्ली डायस्टोल बढ़ा नहीं है, एक तरह से ये देखो कि लेट डायस्टोल कम हुआ है। लेट डायस्टोल कम होने की वजह से ऐसा लगता है कि अर्ली डायस्टोल बढ़ गया है। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर मान लो पहले राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में पैसिव फिलिंग हुई 70% की, तो अर्ली डायस्टोल इतना हो गया, ठीक। फिर जब कॉन्ट्रैक्ट 30% हुआ तो लेट डायस्टोल भी फिल हो गया, लेट डायस्टोल में भी ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल में, तो इतना है। ये अर्ली डायस्टोल हो गया, ये लेट डायस्टोल हो गया। लेकिन इस कंडीशन में ये जो फाइब्रोस लेयर है ये लेट डायस्टोल में रिलैक्सेशन को रोकती है, टकरा जाता है वॉल और रिलैक्स होने की जगह नहीं मिलती है, तो उससे ये होता है कि लेट डायस्टोल कम हो जाता है। तो अब मैं पूछूं कि अर्ली डायस्टोल तो हो गया इस कंडीशन में, लेकिन लेट डायस्टोल पहुंचा ही नहीं पूरी तरह, तो ऐसा लगता है कि अर्ली डायस्टोल इंक्रीज हो गया है। अर्ली डायस्टोल इंक्रीज नहीं हुआ है, लेट डायस्टोल डिमिनिश हो गया है। तो एक तरह से ये देखोगे कि अर्ली डायस्टोल इंक्रीज हुआ है, इस कंडीशन का नाम होता है कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, जो अभी हमने पहले पढ़ा। तो कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में ध्यान देने वाली बात यह है, अर्ली डायस्टोल बढ़ गया है, तो अर्ली डायस्टोल बढ़ गया है तो वाई वेव हो जाती है प्रोमिनेंट, ये और बढ़िया से दिखाई देगी। तो ये नॉर्मल हो गया, ये वाली वाई वेव है, तो ये वाई वेव और प्रोमिनेंट हो गई, ठीक है। ओके, दैट्स इट। एक्स डिसेंट डिस्कस हो गया, पैथोलॉजीज, वाई डिसेंट पैथोलॉजीज डिस्कस हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं समराइज करके डाल दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।